आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से जुड़ी हुई। दीपक प्रकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें रिम्स की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के बाद उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और राइट आर्टरी में ब्लॉक की वजह से दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक आया था और इसके बाद धीमी धड़कन और बेहोशी की हालत में उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। और बताएं कि दीपक प्रकाश बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं और इधर दीपक प्रकाश की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स पहुंच गए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। अचानक हार्ट अटैक हुआ था, जो मुझे जानकारी मिली है, लेकिन बिना देरी किए हुए वो हमारे रिम्स अस्पताल में आए और मुझे लगता है कि जो गति यहाँ के डॉक्टरों ने दिखाई है उसका परिणाम आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। हालांकि मैं अभी तभी मिल के आ ही रहा हूँ और बिल्कुल अब स्वास्थ्य उनका तेजी से सुधरेगा और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं कि ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको ओटी से बाहर निकालकर रूम में शिफ्ट किया है और किसी प्रकार की चिंता नहीं है और त्वरित गति से रिम्स के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ दिया और हम कह सकते हैं कि रिम्स लाकर एक अच्छा प्रयास हुआ कि तुरंत उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल गई। और इधर जानते हैं झारखंड में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 127 पहुंच चुकी है। कल कोरोना संक्रमण के 2 मामले सामने आए थे। रिम्स कोविड अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना केस को लेकर 46 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बोकारो बना कोरोना मुक्त और सभी 9 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में 27 दिन में दोगुने हो रहे मरीज। कोरोना से मौत की दर भी झारखंड में बेहद कम है। ट्रैक, टेस्ट और ट्रेस और आइसोलेट बना मंत्र। इसके अलावा ई संजीवनी से 4 दिन में 215 लोगों ने अपना इलाज कराया है। निजी अस्पतालों को ई ओपीडी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इधर गढ़वा के सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे। बाजार में पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की हो रही अनदेखी से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। और आपको बताएं कि गढ़वा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव हैं, वहीं 23 संदिग्धों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। वो सब्जी बाजार में भीड़ लगेंगे क्योंकि बहुत कम समय के लिए खुलता है सब्जी बाजार, जैसे 4 बजे से लगभग 8 बजे तक। तो उसी दरमियान सब लोगों को सब्जी खरीदना पड़ता है, तो उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। और इसका एक उपाय ये हो सकता था, जैसे प्रशासन के लोग कुछ अगर रहते तो थोड़ा सा नैतिकता के अलावे डर भी आदमी को होना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा पालन हो सकता था। और कर्नाटक के बेंगलुरु से 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन पहुंची और इन मजदूरों में 1182 झारखंड के अलग अलग जिलों के हैं, जबकि 18 दूसरे राज्य के हैं। हालांकि रामगढ़ पहुंचे मजदूरों ने बताया है कि उनसे 930 रुपये किराया लिया गया, जबकि रेलवे ने साफ कर दिया था कि किराए का 85% हिस्सा रेलवे वहन करेगी और बाकी 15% राज्यों को देना होगा। और गुजरात के सूरत से 1198 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। कई जिलों के श्रमिकों में सबसे ज्यादा 1094 श्रमिक गिरिडीह जिले के थे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन श्रमिकों को अपने अपने जिले में पहुंचाने के लिए 56 बसों की व्यवस्था की गई थी। 11 नोडल पदाधिकारी अपने अपने जिलों के श्रमिकों को लेकर बसों से रवाना हो गए।
नहीं, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, हस्बैंड जॉब करते थे। जॉब करते थे। कितना खुशी महसूस हो रहा है अपने राज्य में आकर के? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब सूरत से आए हैं। कितना लगा आप लोगों का भाड़ा? भाड़ा तो ऐसे 800 रुपये लगा है। लगभग 1200 मजदूर हैं, जिसमें कि अधिकतर हमारे गिरिडीह जिला के हैं, कुछ कोडरमा के हैं, अन्य 5-6 जिलों के ही हैं। लेकिन करीब 46-45 बस गिरिडीह के मजदूर हैं और उनकी आने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। गिरिडीह प्रशासन के भी लोग आए हुए हैं और उनको हम लोग सीधे गिरिडीह भेज रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी। उधर सिकंदराबाद से 900 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन जमशेदपुर पहुंची। वापस आने वाले मजदूरों में अधिकतर गढ़वा, चतरा और पलामू जिले के हैं। सभी मजदूरों का टाटानगर स्टेशन पर उनकी स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें उन्हें दी गई और उनके जिलों के लिए बसों से रवाना किया गया। और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है और इसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मजदूर आए हैं उनके लिए पूरी सब्जी और पानी का बॉटल इंतजाम किया गया है, जो IRCTC के माध्यम से ही बनवाया गया और उनको यहाँ पर जाने के समय दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चल करके जो जर्नी है उसमें भी इनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो भाड़ा उड़ा लिया ट्रेन में? नहीं लिया, नहीं कुछ नहीं। पानी उन्हें सब सुविधा दिया, खाना वाना के लिए सुविधा दिया, आने के लिए बस दिया। झारखंड में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की और सीएम ने साफ कहा है कि मजदूरों को सकुशल उनके घर पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है। सरकार हर तरह से उनकी मदद को लेकर तैयार है। सरकार मजदूरों को लाना, सुरक्षित लाना और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है। इसको लेकर बिल्कुल पूरा प्रशासन मुस्तैद है। रोज आप देख रहे हैं ये सिलसिला जारी है और समय भी बीत रहा है। देखते हैं आने वाला समय में क्या बदलाव होता है, उस अनुरूप फिर सरकार इस पर निर्णय लेगी कि आगे की विभिन्न राज्यों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, उसके आधार पर मजदूरों का मूवमेंट कैसा होगा, इस पर हम लोगों की कड़ी नजर है। कोरोना बंदी में जिले से बाहर जाने वालों के लिए पास बनाना किसी जंग के समान ही दिख रहा है। आलम यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद समय पर पास नहीं बन पा रहा और ऐसी हालत में जिला परिवहन कार्यालय में उमड़ रही भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना बंदी ने वैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्हें आपात स्थिति में जिले से बाहर से निकलना है। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे राजेश और यूपी के अब्दुल्ला खां बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उनके जैसे कई लोगों ने मेल के जरिए पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कार्यालय की ओर से उन्हें जवाबी मेल नहीं मिला है। तीसरा दिन है चक्कर काटते हुए। कभी बोला जाता है कि ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए, सारा पेपर बन जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, मगर अभी तक ना मेल उसका हो रहा है, ना वो लोग मेल बना के भेज रहे हैं। मेरी वाइफ के हार्ट पेशेंट है, 75% ब्लॉकेज है, अस्थमा ट्यूमर सर है और सब लोगों को सब मेरे घर जाना है सर, यूपी फतेहपुर, और बहुत परेशानी से पास नहीं बन पा रहा है। वहीं रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी ने तकनीकी खामियों को परेशानी की वजह बताया। उन्होंने कहा कि अब नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है जिससे लोगों की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। कल से लोगों को सुविधा होने लगेगी और पास अपने घर बैठे वो अप्लाई करेंगे और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर उनको पास मिल जाए। और लोगों से यही अनुरोध है कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो कम से कम 1 दिन पहले अप्लाई कर दें ताकि उनको पास समय पर मिल जाए। डीटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों से ऑनलाइन आवेदन ही मांगा जा रहा है। वहीं लोगों को रवानगी की तारीख से 1 दिन पहले पास के लिए अप्लाई करने की सलाह दी गई है। उम्मीद यही है कि नया सॉफ्टवेयर जरूरतमंदों के सफर को आसान बनाएगा। रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और गुमला में एक महिला ने अपने साहस से पूरे इलाके से एक नक्सली कमांडर के खौफ का खात्मा कर दिया। हत्या के इरादे से पहुंचे पीएलएफआई के एरिया कमांडर को एक महिला ने टांगी से काटकर मार डाला।
आखिरकार गुमला से पीएलएफआई के एरिया कमांडर का खौफ खत्म हो गया। जमीन पर लाश बनकर पड़ा ये शव है पीएलएफआई के एरिया कमांडर बसंत गोप का, जिसे मारने वाली एक महिला है। एक घर में हत्या के इरादे से अपने साथियों के साथ पहुंचे बसंत गोप पर महिला ने टांगी से हमला कर दिया, जिसके बाद उसके साथी उसे लेकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बाद में बसंत गोप का शव जंगल से बरामद हुआ। रात को क्या हुआ था? रात में वो लोग आया और भीम खोलो दरवाज़ा ऐसे कह के बोला। उसके बाद में नहीं खोले हम लोग और गोली चलाने शुरू कर दिया। वो लोग दरवाज़ा को लात मारा 3 बार। उसके बाद में हम टांगी धर के वैसे किए थे और हम लोग जैसे घुसे वैसे हम मारबे किए। 21/5/2018 को जल छाजन के वो सचिव था ना पापा, तो उसी की वजह से पापा को मारा वो लोग। अच्छा, तो उसके बाद मतलब खिले आया था पूरा परिवार को लोग को साफ कर देंगे बोल के। बताया जा रहा है कि 2018 में वृंदा महुआ टोली में शनिचरवा उरांव का परिवार बसंत गोप के डर से गुमला छोड़ रांची चला गया था। जब बसंत गोप को पता चला कि शनिचरवा के परिवार वाले वापस आ गए, तो वो उनके हत्या के इरादे से उनके घर पहुंचा, लेकिन उसी को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस भी मान रही है कि बसंत की मौत के बाद उसका आतंक इलाके में खत्म हो गया है। कई घटनाओं में संलिप्तता है, कई केस में फरारी भी है, अब तक ये गिरफ्तार नहीं हुई। जो है वृंदावासियों के लिए या अन्य जगह जो लेवी पीसी वगैरह की मांग होती थी, वो मेरे समझ से बंद हो जाएगी। नक्सली बसंत गोप की मौत के बाद इलाके के लोगों में जहां खुशी है, तो वहीं पुलिस भी चैन की सांस ले रही है, क्योंकि हत्या, लेवी सहित कई घटनाओं में शामिल बसंत पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील सिंह की रिपोर्ट। और भूखल खांसी के 18 साल के बेटे नीतीश की कल बोकारो अस्पताल में मौत हो गई। भूखल खांसी की 13 साल की बेटी राखी का इलाज चल रहा है। 2 महीने पहले बोकारो के कसमात प्रखंड के मधुकरपुर गांव के रहने वाले भूखल खांसी की मौत कथित तौर पर भूख से हो गई थी। नीतीश के परिजनों की माने तो इलाज में कोताही नहीं बरती गई। चिकित्सकों ने बताया कि हार्ट फेल होने की वजह से नीतीश की मौत हुई है। वहीं राखी एनीमिया से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा है। सर क्या हो गया था? एक का था सीना में दर्द, एक का था बुखार। खाना इन लोग खाना छोड़ दिया सर। खाना छोड़ने के बाद सर अब इसका जब सीना में जिसका दर्द था नीतीश का, तो उसका बाद ठीक हो गया था ना इलाज पानी होते होते, तो इसका बुखार हो गया 1 सप्ताह बाद। 1 सप्ताह पहले बुखार होने लगा, तो 1 सप्ताह ये खाने में छोड़ दिया, तब इसका इलाज पानी होता है। अब सुबह भी सर इसका सुबह पड़ा, अब 7 बजे डेथ हो गया सर। बिल्कुल उसकी हालत ठीक थी, सुबह में उसकी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए ये कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट डॉक्टर का कहना है कि हो गया, जिसके चलते डेथ हो गया। उसका हिस्ट्री बाहर का नहीं है? नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। उपराजधानी दुमका में कोरोना बंदी के बीच साइबर अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। साइबर अपराधियों ने इस बार पीएम आवास के लाभुक को निशाना बनाया और खाते में योजना की पहली किस्त आते ही सभी पैसे उड़ा लिए। दुमका के मसलिया प्रखंड के गुड़माला की रहने वाली नमिता इस बात से खुश थीं कि उन्हें अब इस झोपड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। अगली दिवाली नए घर में मनेगी, लेकिन साइबर अपराधियों ने उनके इस सपने को चूर कर दिया। बीते 5 अगस्त 2019 को नमिता के अकाउंट में आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए आए थे। नमिता ने सोचा कि कुछ महीनों बाद पैसे निकाल लेंगे और घर का काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खाते से सारे पैसे गायब थे। बैंक की तरफ से बताया गया कि किसी अन्य आधार नंबर को उनके अकाउंट से जोड़कर रुपयों की निकासी कर ली गई है। नमिता ने इसकी शिकायत साइबर थाने में की। मामला दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी। दुमका में जो किया है सर साइबर क्राइम में, उसके बाद फिर गया तो फिर एक बार इंस्पेक्टर सब आया था थाना में, उस टाइम मैं भी गया था साथ में सर। बस वही इंस्पेक्टर सब आया था और जो लेके बाइन लेके गया, तो उसके बाद बहुत परेशानी हो रही है सर। सभी गांव का सभी का घर बन रहा है सर, और हमारा भैया का नहीं बन रहा है सर। सब परेशानी है, दुखद की बात है। मोदी सरकार ने दिया है सभी को,
हमारे से नहीं बन रहा है ना भैया। नमिता को पीएम आवास की पहली किस्त से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब दूसरी किस्त भी मिलना असंभव है। पीएम आवास योजना की शर्तों के मुताबिक पहली किस्त की राशि से घर निर्माण का कार्य शुरू हो जाने और 40,000 रुपए के खर्च का ब्यौरा जमा किए जाने पर ही दूसरी किस्त दी जाती है। ऐसे में नमिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि जमा पूंजी से 40,000 रुपए खर्च कर ब्यौरा दे सके। नतीजतन अब दूसरी किस्त भी मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये आई थिंक एक इशू है, और क्योंकि साइबर क्राइम एक क्राइम से अटैच्ड है, तो वहाँ हम जो पुलिस है, साइबर क्राइम के जो इंचार्ज है, वो प्रयास भी करते हैं कि उसको लौटाए या करे, लेकिन कई बार ये हो नहीं पाता है। तो इस विषय के बारे में हम लोग लिखेंगे हेडक्वार्टर में, तो हो सकता है कुछ रास्ता निकाला जाए वहाँ से। संथाल परगना प्रमंडल साइबर अपराधियों का सुरक्षित जोन बन गया है। आए दिन अलग अलग प्रांतों की पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में यहां आती रहती है। ऐसे में आवश्यकता है साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की, अन्यथा न जाने ये अपराधी नमिता की तरह कितनों के अरमान पर पानी फेरते रहेंगे। पंचम झा, न्यूज़ 18, दुमका। सरायकेला में भी अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वापस लौट रहे मजदूरों में उन मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है जो रेड जोन से आ रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने और पूरे हालात पर निगरानी रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। डीसी के निर्देश पर बनाए गए सॉफ्टवेयर में मजदूरों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है, जिससे उन पर निगरानी रखी जा सके। लोग एक सॉफ्टवेयर अभी बनाए हैं, उसको आज हम लोग फाइनल वर्जन आज रिलीज कर रहे हैं। जिस सॉफ्टवेयर माध्यम से उनको हम लोग जियो फेंसिंग करके वो क्वारंटाइन में जो भी घर में रहता है 50 मीटर दूरी का बाहर यदि निकल जाएगा, हम लोग उनको वायलेशन के तहत उनके ऊपर केस करेंगे। उनका एक रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका स्किल्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कि उनका स्किल्स क्या है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने का सोच है कि जितने भी मजदूर भाई आ रहे हैं उनको इस लॉकडाउन पीरियड के बाद उनको रोज़गार मिल सके। तो रोज़गार कैसे मिलेगा? जब उनकी पता चलेगा आपको कि किस किस स्किल्स के लोग आपके पास हैं। तो हमने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने ये बता रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किस डेट को क्वारंटाइन। झारखंड पुलिस द्वारा शुरू की गई डायल 100 पहल इन दिनों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही। डीजीपी एमवी राव ने जब से डायल 100 के माध्यम से कोरोना बंदी में पुलिस कर्मियों को लोगों की सहायता का निर्देश दिया, तब से ही डायल 100 लगातार लोगों की मदद में जुटा है। खासकर घर में अकेले बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता की जा रही है। कोरोना बंदी में झारखंड पुलिस का मानवीय चेहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोगों को घर तक दवाई मुहैया कराने से लेकर बर्थडे के लिए केक लाने तक झारखंड पुलिस हर मदद के लिए तत्पर है। कई बीमारियों से ग्रसित एक बुजुर्ग महिला ने दवा लाने के लिए डायल 100 पर कॉल किया तो कुछ ही देर में टाइगर मोबाइल के जवान दवा लेकर उनके घर पहुंच गए। बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। पुलिस जवान को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। हमको तो लगा कि जैसे मेरा अपना भाई बन के लोग आए, दवा लेकर आए, तो इन लोग में मेरा भाई नजर आया और कुछ नहीं कर सकते। महिला को दवा देने पहुंचे एएसआई ने इस तरह के काम से एक अलग तरह की संतुष्टि मिलने की बात कही। एएसआई ने बताया कि महिला के कॉल आने के बाद वो उनके घर आए, दवा का पुर्जा लिया और फिर बरियातों से दवा लेकर उनके हाथों में सौंपा। हम लोग को बड़ा बाबू जो है से फ़ोन किए कि थाना पर आइए, गए वहाँ से मैंने एड्रेस दिए, मोबाइल नंबर इनका दिए, इनसे बात किए, क्वार्टर नंबर पूछे, बताए, तो फिर यहाँ से आकर के हम लोग को पुर्जी दिए। देखिए, जिस दिन से डीजी साहब का आदेश हुआ कि बुजुर्ग जो हैं घर में, उनके बच्चे घर पे नहीं है, बाहर है, विदेश में है, तो वो वरिष्ठ नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें, तो जिस जिला से कॉल आता है तो तुरंत ट्रांसफ़र होता है और तुरंत सेवा मिलता है। कोरोना महामारी के काल में सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को ही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस उन तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो काबिल तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिस तरीके से राज्य में संक्रमण रोकने का काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे रहेगी। और ऐसे में हिंदपीढ़ी इलाके में ड्यूटी करने वाले इन वॉरियर्स को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि हम तो स्वस्थ रहें, हमारे वॉरियर्स भी पूरी तरह फिट रहें। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में तैनात इन वॉरियर्स ने बीते 1.5 महीने से अपने घर की चौखट पर कदम नहीं रखा, परिवार वालों को देखा तक नहीं, अपने ही शहर में रहते हुए विस्थापितों का जीवन जिया, मगर इस बात का इन्हें कोई मलाल नहीं। फर्ज के आगे इन्हें ये सारी चीजें बौनी नजर आती हैं। मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, ये वीडियो में देख सकते हैं। मेरा एक 1.5 साल का बेटा है जो कि हम पुलिस लाइन में रहते हैं, जहां पर उनको क्वार्टर मिला हुआ है, हम उनको देखने भी नहीं जा सकते। राजधानी के सबसे ज्यादा संक्रमित जोन में तैनात इन जवानों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कूटे में बने विस्थापित कॉलोनी में इन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की है। सभी जवानों को अलग अलग कमरे में रखा जा रहा है, वहीं खाने की व्यवस्था के लिए मेस भी बनाया गया है। सभी जवान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ये जवानों का कमरा है जहां जवान जो है वो रह रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रहे हैं। इसके लिए सभी अलग अलग कमरों में जवानों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की जो संक्रमण का खतरा है वो न हो पाए। आवासीय परिसर में 350 लोग के आसपास है और 14 दिन ड्यूटी करने के बाद, हिंदपीढ़ी में ड्यूटी करने के बाद अभी 14 दिनों के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन बढ़िया से हो रहा है। आदमी दूरी बनाकर जो भी मेस या है यहाँ रहना है, सभी के लिए अलग अलग लेटरिन बाथरूम है और अलग अलग कमरे हैं, सभी अपना अलग अलग कमरे में अच्छा से रह रहे हैं। हिंदपीढ़ी में तैनात सभी जवानों को ऐसे ही कुछ की संख्या में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा ताकि कोरोना महामारी में दूसरों की रक्षा करने वाले खुद को भी सुरक्षित रख सकें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर बिहार के बांका से, जहां 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर है। झड़प में दोनों पक्ष के 14 लोग जख्मी हो गए हैं और खबर है बमबाजी से भी जुड़ी हुई कि इस झड़प में बमबाजी की गई है। घटनास्थल पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर दोनों गुट किस बात को लेकर आपस में भिड़े। बांका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है और 14 लोग जख्मी हुए हैं और इस झड़प के दौरान बमबाजी की गई है और घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। जांच जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां 2 पक्षों में झड़प हुई है और बमबाजी की घटना हुई है और बांका में 2 गुटों में हिंसक झड़प में तकरीबन 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। 14 लोगों की बात सामने आ रही है, इसमें 14 लोग जख्मी हुए हैं और बम चलाए गए हैं। दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर बमबाजी की है। घटनास्थल पर अधिकारी पहुंच चुके हैं, कारणों की जांच चल रही है और दोनों पक्षों पर जो आपस में भिड़े उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये वो तस्वीर है, इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों गुट के जो लोग हैं एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बमबाजी की गई है, बम फेंके गए हैं और भयानक स्थिति हो गई थी। ऐसे में घटनास्थल पर अधिकारियों को पहुंचना पड़ा और दोनों ही पक्षों के लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आखिरकार ये बमबाजी क्यों हुई, दोनों गुट आपस में क्यों भिड़े? तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे के ऊपर बमबाजी करते नजर आ रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं और बांका में 2 गुटों में हिंसक झड़प से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 गुट आपस में भिड़े हैं। और नागेंद्र हमारे साथ तब फोन लाइन पर। नागेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया है, ये झड़प क्यों हो रही थी? हेलो नागेंद्र, ये झड़प का कारण क्या है? मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यहाँ बांका का मेन लाइफ लाइन कहा जाने वाला चांदन पुल ध्वस्त हो चुका था, जिस पर भी पैदल चलना भी मुश्किल था, जिसको लेकर चांदन नदी से गहरे पानी से लोग गुजरते थे।
लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो गाड़ी पार करने और लोगों से पार करने पर पैसे की वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर दोनों पक्ष में लड़ाई हुई और लड़ाई इतना बढ़ गया कि रोड़ाबाजी के साथ साथ बमबाजी भी हुआ। 5 बम चलने की बात है और दोनों पक्ष से 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यहाँ पे एसडीपी और एसडीएम के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल आ चुकी है, मामले की जांच कर रही है और एसडीपी और एसडीएम का कहना है कि दोनों पक्ष पे मुकदमा दर्ज करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही और आगे भी लगातार खबरें जारी रहेंगी। हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।